जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में घरों में जौ या ज्वार क्यों बोए जाते हैं? क्या सच में इनकी हरियाली आने वाले पूरे साल का संकेत देती है? क्यों कहा जाता है कि अगर ज्वारे हरे भरे उगे तो घर में सुख समृद्धि आएगी, लेकिन अगर ये पीले या मुरझाए हुए हो तो ये माता की चेतावनी हो सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रि के बाद इन ज्वारों को विसर्जन कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में आपको खेतरी या जौ से जुड़ी पूरी जानकारी दूंगी। जौ क्यों बोते हैं, सही विधि क्या है, इनके रंग और बढ़त का क्या हिसाब होता है, और अंत में इनका विसर्जन कैसे किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगी ज्वारे देखकर आने वाले साल के संकेत कैसे समझें। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नवरात्रि माता को प्रसन्न करने का विशेष समय माना जाता है। नवरात्रि से जुड़ी कई परंपराएं हैं। उनमें से एक है घर में जौ या ज्वारे बोना। इसी को खेतरी बीजना या ज्वार लगाना कहा जाता है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मां के चरणों में जो भी श्रद्धा से शीश झुकाता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य स्वयं चला आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर नवरात्रि में जौ क्यों बोई जाती है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब पहली फसल जौ की थी, इसीलिए जौ को पूर्ण अन्न माना जाता है। जौ का उपयोग हवन और पूजा में भी किया जाता है, इसीलिए इसे हविष्य अन्न भी कहा जाता है। बसंत ऋतु की पहली फसल भी जौ ही होती है, इसलिए नवरात्रि में जौ बोकर हम माता रानी को नई फसल अर्पित करते हैं। ये एक तरह से माता के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। जौ के बीज को शाकंभरी देवी माता के सम्मान में लगाया जाता है। दुर्गा पाठ के 11वें अध्याय में इस चीज का वर्णन हमें मिलता है। मां शाकंभरी देवी को पोषण की माता कहा जाता है। यदि जौ के बीज बहुत अच्छे बढ़ते हैं, प्रचुर मात्रा में ताजे हरे रंग में उगते हैं, तो ये निश्चित संकेत है कि आपके परिवार को समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद मिलेगा। कुछ अंकुरित जौ मां दुर्गा को भी जरूर अर्पित करें। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे एक और मान्यता है। कहा जाता है ज्वार की बढ़त आने वाले साल के संकेत देती है। अगर जौ हरे भरे और लंबे उगते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये संकेत होता है कि घर में सुख समृद्धि धन धान्य बढ़ेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, क्योंकि कहा जाता है जहां हरियाली होती है वहां खुशहाली होती है। खेतरी बीजने का चलन ज्यादातर परिवारों में अलग अलग होता है। कहीं खेतरी दोनों मुख्य नवरात्रों में बीजी जाती है, कहीं खेतरी बिल्कुल नहीं बीजी जाती, और कहीं सिर्फ शरद नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं, जिनकी पूजा दशहरे वाले दिन होती है, जिसे विजयदशमी का दिवस भी कहा जाता है। कई परिवारों में प्रथा होती है कि बहनें विजय तिलक करने अपने घर आती हैं, तो वो भाई के कान पर ये ज्वार लगाती है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने शरदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था, और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया था और विजय प्राप्त की थी। अब जानते हैं ज्वार बोने की सही विधि। सबसे पहले आपको क्या सामान चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए जौ के बीज। ये आपको किसी भी चक्की पे बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसके साथ आपको चाहिए साफ मिट्टी और एक बड़ा बर्तन जिसमें आप ये ज्वार बोगे। खेतरी बीजने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जौ ले लेंगे। ये जौ आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, किसी आटा चक्की से वहां से आप लेके आ सकते हैं। इनकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको कितने ज्वारे लगाने हैं। वैसे 50 ग्राम के करीब बहुत रहती है। अब इन जौ को सबसे पहले हम एक छन्नी में छानेंगे। छन्नी में छानने का फायदा क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी मिट्टी होगी, कोई भी किसी तरह की गंदगी होगी, कोई तिल्ली होगी, कोई किसी भी तरह की इम्प्योरिटी होगी, वो छानने से निकल जाएगी। पूजा के अंदर शुद्धिकरण का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हर जगह पे सफाई और शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जौ पूरी तरह से साफ होने चाहिए। अब इनको साफ करने के बाद हम एक कटोरा या बाउल ले लेंगे और उसके अंदर इन जौ को डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे, साफ पानी लेंगे, और उसके अंदर इन जौ को अच्छे से धोएंगे। देखिए अच्छे से हम इसको हाथ से थोड़ा सा साफ भी कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो ऊपर तिल्लियां हैं, कुछ गंदगी है या जो फोके जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे।
तो अच्छे से इनको साफ हम करके अब इसका पानी दूसरे बर्तन के अंदर हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम 2-3 बार करेंगे कि पानी डालेंगे जौ के अंदर, उसको हाथ से थोड़ा सा साफ करेंगे और उसका पानी निकाल लेंगे। इस तरह करके हमारे जौ पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी को हम सबको बाहर निकाल देंगे। अब देखिए 2-3 बार करने के बाद ये जौ पूरी तरह से साफ हो गए हैं। अब मैं एक साफ पानी लूंगी और साफ पानी को जौ के अंदर डाल दूंगी। उसके बाद मैं इनको कम से कम 2-3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूंगी। इससे होगा क्या, जौ फूल जाएंगे और जब हम उसको खेतरी बीजने में यूज करेंगे ना, वो बहुत बहुत अच्छी खेतरी आती है। अब देखिए हमने जौ भीगने के लिए रख दी है और अब हम खेतरी बीजने की तैयारी करेंगे। अब हम सबसे पहले मिट्टी लेंगे। मिट्टी आप गमले की ले सकते हैं, पार्क से ला सकते हैं या आप रेत का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम ले वो साफ होनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं सबसे पहले इसको छन्नी में छानूंगी। उससे क्या होगा, एक तो देखिए अगर इसके अंदर कोई मोटे मोटे ढले से बने होते हैं, कोई कुछ और गंदगी है तो सब निकल जाएगी बाहर और प्योर एक छनकर हमारे पास आएगी। ये सब हम प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हमारी खेतरी बहुत अच्छी आए। तो इसको अब हम छान लेंगे। जितनी अच्छी हमारी मिट्टी होगी ना, उतनी ही अच्छी हमारी खेतरी आएगी और जितनी अच्छी खेतरी होगी ना, वो प्रतीक होगा कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। जो खेतरी का रंग होता है वो हमारे घर की समृद्धि को बताता है, हमारे आने वाले भविष्य के संकेत देता है। ये देखिए छन्ने के बाद नीचे बहुत बढ़िया मिट्टी आ रही है और ऊपर कंकड़ वगैरह सब ऊपर रह जाएंगे। अब देखिए ये मैंने मिट्टी पूरी तरह से छान ली है। ये मैंने बर्तन लिया है जिसमें मैं अपनी खेतरी बीजूंगी और ये हमने जो भिगोए थे जौ, उनको मैंने छन्नी में छान लिया है। पानी उसका जो था वो एक्स्ट्रा निकाल लिया है। अब जो हमने मिट्टी का पात्र लिया है इसके अंदर हम ये डालेंगे मिट्टी। इसको बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, आधे से कम रखेंगे, सिर्फ एक लेयरिंग देनी है, आधे से कम रखेंगे इसको। मिट्टी की एक परत बिछाने के बाद अब इसके अंदर जौ डालेंगे। अच्छे से जौ को चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। पूरा बहुत भरना नहीं है, बस जौ को अच्छे से चारों तरफ पूरा छिड़क के बुरक देंगे पूरी तरह, बस डालेंगे चारों तरफ। अब जौ डालने के बाद इसके ऊपर हम मिट्टी की एक लेयर और देंगे। वो हमें कितनी देनी है, वो हमें छिड़क छिड़क के देनी है, मतलब पूरा भरना नहीं है, बहुत हल्की छिड़क छिड़क के देनी है और वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए जितने हमारे जौ उसके अंदर ढक जाए। बहुत हल्के हाथ से हम धीरे धीरे उसके अंदर ऊपर मिट्टी डालेंगे और वो सिर्फ इतनी डाली है जितने जौ ढक जाए, बहुत हाथ भर भर के उसको भरना नहीं है। अब हमारे अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये पूरा आधा भरेगा बाउल। पहले हमने मिट्टी डाली, उसके ऊपर जौ डाले और हल्की सी उसके ऊपर परत मिट्टी की दोबारा डाली। अब इसके बाद हम पानी लेंगे, साफ जल, और उससे छींटे देंगे। जैसे हम गमले में पानी डालते हैं उस तरह से नहीं डालेंगे, इसको सिर्फ हाथ से हमें छींटे लगाना है ताकि वो सूख जाए। अब ये देखिए हमारी खेतरी तैयारी हो गई है। अब हम इसके बाद हम इसका पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कलावा, रोली और चावल। सबसे पहले हम कलावे को इसके चारों तरफ बांधेंगे क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है, तो ये हमारी खेतरी की रक्षा भी करेगा। कलावा बांधने के बाद अब हम रोली लेंगे। रोली से इसके चारों तरफ, पहले ऊपर टॉप पे हम इसको चारों तरफ घेरे पे रोली लगाएंगे। अब जो फ्रंट साइड है उसको हम टीका लगाएंगे रोली से उसके ऊपर। इसकी छोटी जगह है वरना आप एक सतिया भी बना सकते हैं और थोड़े से चावल लगाएंगे। ये हमारी खेतरी का पूजन होता है। अब हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें रखना कहाँ पे है। देखिए कोई एक ऐसी जगह हम लेंगे जहाँ पे सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान हो, पैर ना आते हो, जूते चप्पले उस जगह पे बिल्कुल ना आए। तो ये प्रेफरेबली हम बिल्कुल मंदिर के पास में ही रखते हैं। कई लोग इसको अपनी बालकनी में या ऐसी जगह पे भी रख लेते हैं, बट वहां नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वहां पे देखिए बालकनी में आप कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़ों का पानी आ रहा है, या पंछियों से इसकी रक्षा करनी होती है, या चूहे वगैरह घर में ना हो, उन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप कोई एक मंदिर के पास ही कोई साइड की जगह आप खुद सोचेंगे और उसके बाद इसको वहां पे विराजित करेंगे। अब जो भी जगह आप ले रहे हैं उसको हम भूमि पूजन करेंगे या भूमि का पूर्णा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम आटे से कर रहे हैं। इधर यहाँ पर कई लोग गोबर से भी करते हैं, कई मिट्टी से भी लीपते हैं, तो वो आप किसी भी चीज से मिट्टी इसको जमीन को लीप सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आटे से पहले हम एक पूरा बॉक्स के शेप में डबल लाइंस के अंदर इसको बनाएंगे। अब जब हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम कॉर्नर पे 3-3 लाइंस बनाते हैं।
और बीच में हमारा एक बहुत बड़ा सा सतिया बनता है। सतिया हमेशा शुभ का प्रतीक होता है। आपको पहले भी बताया है, जब सतिया हम बनाएंगे तो उसके दोनों तरफ हम लाइन जरूर डालेंगे। खाली सतिया बनाकर खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसके दोनों साइड्स में लाइन जरूर बनानी चाहिए। अब उसके बाद इसमें थोड़े से चावल डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे और फिर जो हमारी खिचड़ी का पात्र है उसको इसके ऊपर विराजित करेंगे। ये बिल्कुल मंदिर के साथ है। यहाँ पे हमें डेली ध्यान रखना होता है। शुरू के 3 दिनों में हम इस पे जल के छींटे देंगे और जब भी हम जोत करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, सुबह के टाइम पे करसी की पूजा करते हैं, कोई छोटा हवन करते हैं, तो उसकी जोत हमें इन ज्वार को देनी होती है। तो माता रानी की कृपा से हमारे ज्वार बहुत अच्छे उगते हैं। तो अब इस तरह से हमने अपने ज्वार बो लिए हैं। ज्वार बोने के बाद उनकी देखभाल भी जरूर होती है। पहले 3 दिन हल्का पानी छिड़के, ध्यान रखें पानी बहुत ज्यादा ना हो। ज्वार को ऐसी जगह रखें जहां पवित्रता बनी रहे। जूते या गंदगी वाली जगह से इन्हें दूर रखना चाहिए। आमतौर पर 2 या 3 दिन में अंकुर निकल आते हैं और फिर अगले 6 दिनों में ये तेजी से बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस बात की जो बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि में उगे जौ आने वाले साल का संकेत देते हैं। अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो ये संकेत है कि आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। अगर जौ देर से उगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर जौ मुरझा जाए तो ये कुछ कठिनाइयों का संकेत हो सकता है। अगर जौ का रंग हरा और स्वस्थ हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं जौ के रंग के संकेतों की। अगर जौ नीचे से पीले और ऊपर से हरे हो तो इसका मतलब है कि शुरुआत थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन बाद में सब ठीक होगा। अगर जौ नीचे से हरे और ऊपर से पीले हो तो शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन बाद में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। अगर जौ गहरे हरे रंग में उगे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है। अगर आपको लगता है कि जौ अच्छे संकेत नहीं दे रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस माता रानी से प्रार्थना करें। दशमी के दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन में नवग्रहों के नाम से 108 आहुति दें। इसके बाद माता की आरती करें। हवन की भभू से रोज तिलक लगाएं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, ज्वारों का विसर्जन कैसे करें। इन्हें जयंती भी कहा जाता है। नवरात्रि के बाद दशमी या विजयदशमी के दिन ज्वारे विसर्जित किए जाते हैं। सबसे पहले माता को ज्वारे अर्पित करें, फिर उन्हें सर से लगाकर आशीर्वाद लें। कुछ ज्वारों को तोड़कर लाल कपड़े में बांध के अपने जहां पैसे रखते हैं वहां रखें। कुछ ज्वार कान के ऊपर लगाए जाते हैं। बाकी बचे ज्वारों को बहते हुए जल में विसर्जित करें। अगर नदी दूर हो तो आप किसी पेड़ की जड़ में भी रख सकते हैं। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि में जौ या खेतरी बीजने की पूरी जानकारी। अगर सच्चे मन से माता की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आती है। माँ की भक्ति में जो डूब गया उसका जीवन संवर गया। माँ के दरबार में जो झुक गया उसका हर दुख दूर हो गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जय माता दी।